हम पोएट्री को जब हम देखते हैं, सीधी बात को शुरू करते हैं तो पोएट्री को जब हम देखते हैं, मैं पोएट्री को पढ़ने की बात नहीं कहता। हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं यूसुफ जो भोपाल में रहते हैं, वो कहते हैं कि मैं चित्र लिखता हूँ, मैं चित्र को लिखता हूँ। तो एक इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पोएट्री एंड पेंटिंग, कभी कभी मुझे भी लगता है कि जो चित्र है, जो पेंटिंग है, वो मेरे लिए पोएट्री है, और जो पोएट्री है वो मेरे लिए एक विजुअल है। तो हिमांशु भाई, कैसे वो आप इसको कैसे समझते हैं और कैसे इसको अमित ने जैसे तुरंत ही ऐसे विषय पे बात करने को कह दिया जो हम तो खाली सेशन अटेंड करने आए थे और एकदम पता चला कि कविता पे बात करनी है और यहाँ बैठना है। कौना चुना पहले तो कि आखिर में नंबर आएगा, पर मध्य में और आ गया। ठीक है, कुछ तैयारी भी नहीं है और कविताएं ढूंढ रहे थे कि मोबाइल में से पढ़नी पड़ेगी कुछ कविताएं। यूजुअली कागज पे पढ़ने का मन होता है मेरा। तो कुछ सवाल? सवाल ये था कि ये जो सिमियोटिक है, विजुअल सिमियोटिक, जो जो काव्य की हम बात करते हैं, काव्य में जो काव्य हम मानते हैं कि जो जितनी भी आर्ट फॉर्म है, चाहे स्कल्पचर हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे आपका सिनेमा हो, सबका जो मूल है वो काव्य है, पोएट्री है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स के साथ में हमेशा यही बोलता हूँ, आप पोएट्री करो। आप पोएट्री करेंगे, आप पेंटिंग ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से वो स्पंदित होगी। तो एक जो काव्य में का एक टर्म है शिल्प, वो शिल्प हम कविता से ही आता है और वो शिल्प ही आगे डेवलप होता है। वो चित्र में भी शिल्प आएगा, वो स्कल्पचर में भी शिल्प आएगा, वो किसी सिनेमा को जब हम कंसीव करते हैं, आप सिनेमा के व्यक्ति हैं, उस सिनेमा में भी वो शिल्प उतरता है। उस शिल्प की संतति क्या है या कैसे वो कंसीव होता है इन बिटवीन सीयर एंड सीन। कवि से मेरा जो एक अर्थ है या कविता से जो अर्थ है, मुझे एक इंस्टेंस याद आ रहा है। इसके कई सारे पहलू हैं कविता के या कवि होने के। और मेरे जो गुरु सदृश व्यक्ति हैं रमेश थानवी जी, अभी नहीं, उन्होंने एक बार बहुत बरस पहले मुझसे कहा कि हिमांशु चलो अपन कविता पर कुछ लिखते हैं और तुम ये लिखो कि कविता क्या है, उसके ऊपर तुम कुछ लिख कर लाओ, अपन एक संकलन बनाएंगे, कुछ बरस काम करेंगे इसके ऊपर। और दरअसल हुआ ये कि उसके बाद इतना चिंतन चला और करीबन 10-12 साल बीत गए और वो खाली नोट्स ही बनते रहे कि कविता क्या है, ये भी है, वो भी है, उसने ये कहा है, उसने ये कहा है। वो इतना विस्तृत हो गया कैनवस, जैसे कोई उसका अंत ही नहीं मिला। और वो पुस्तक निसंदेह नहीं छपी। हम चर्चा ही करते रहे कविता क्या है 10-12 वर्ष तक। और वो अभी भी नोट्स लिखे हुए पड़े हैं खूब सारे, मैं उनको देखता हूँ, वो नहीं है, किताब छपेगी नहीं, छप भी नहीं सकती कविता क्या है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर बात करने के लिए इतना सारा पहलू है। मैं एक इंस्टेंस सुनाता हूँ कि कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आए जीवन में कि मैं कविता नहीं लिख पाया, और उन क्षणों में मुझे लगा कि मैं कविता क्या वापस लिख पाऊंगा कि नहीं। एक अनसर्टेनिटी थी। फोटोग्राफी में ऐसा इतना नहीं होता, पेंटिंग करता हूं तो इतना नहीं होता, कैलीग्राफी करता हूं तो इतना नहीं होता। जब कविता नहीं कर पाया मैं 1.5 साल, तो मुझे लगा वो चली तो नहीं गई, और अंदर एक बड़ा वैक्यूम सा, एक अजीब तरह की खालीपन से डर सा लगने लगा कि मैं वापस कब कर पाऊंगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है कि आप कविता कब कर पाएंगे, कैसे कर पाते हैं, कर पाएंगे कि नहीं, आपके हाथ में ना होना, उसका नितांत रूप से आपके हाथ में ना होना, वो कविता का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि आप उसको जब चाहे कर नहीं सकते। इसलिए जब बहुत अधिक कविताएं किसी की देखता हूं तो मुझे थोड़ा संशय होता है, या तो मुझ में कुछ है कि मैं इतनी नहीं लिख पाता। तो ये कविता का पहलू हुआ। दूसरा एक पहलू मैं बता सकता हूँ जो मैंने पढ़ा है, वो है कि कवि की जो अनुभूति है उसके विषय से रिलेटेड एक एनेक्डोट है, एक आख्यान है, जो अनाम दास का पोथा करके एक बहुत सुंदर नॉवल है, जो मेरे ख्याल से सारे कलाकारों को पढ़ना चाहिए। रैक्व आख्यान है वो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उसमें जो मुख्य पात्र है रैक्व ऋषि, और जाबाला करके एक राजा की पुत्री है, उनके प्रेम का एक प्रसंग है।
रैक्व बड़े अबोध हैं, उनको प्रेम भी नहीं पता क्या होता है, उनको ये भी नहीं पता कि स्त्री क्या होती है, और जाबाला को उनसे प्रेम है। अब घर में जाबाला के विवाह का प्रसंग चल रहा है और जाबाला अनमनी हो रही है कि उसे कैसे वो अपने माता पिता को कहे कि उसे हाँ हाँ, तो रैक्व के बारे में कैसे घर में बात करेगा अपने पिता से। तो उसकी सहेली ये बात समझ जाती है और वो आके जाबाला से कहती है कि कहीं ये बात तो नहीं है कि तू रैक्व से तेरा मन उस तरफ है और तू कह नहीं पा रही। तब जाबाला बड़ी सुंदर एक कविता के बारे में बात कहती है कि तितली फूलों पर जा रही थी, भंवरा जा रहा था, किसी को नहीं पता था, कवि ने उसको देख लिया और अपनी कविता में कह दिया, तुम कवि से बड़ी हो जा, तेरे को जो भेद पता चला है तू कहना मत किसी को। कवि तो कह देता है, उसको जो अनुभूति होती है शब्दों में कह देता है, वो कहती है कि तू कवि से बड़ी हो जा, ये बात किसी को मत कह। बहुत सुंदर आपने ये मेटाफर लगाया तितली का कि तू कवि से बड़ी हो जा। तो मैं उसी तितली की जैसा हिम्मत शाह भी कई बार तितली होने की बात करते हैं कि आर्टिस्ट शुड बी लाइक अ तितली। आप उस फ्रीडम के साथ में करो, आप इस फूल पे जाओ, आप उस फूल पे जाओ, वो एक्सपीरियंस की बात करते हैं। कविता भी कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस है। मैं प्रमोद जी से कहूंगा कि फ्लेवर को थोड़ा सा चेंज करें, कुछ पोइट्री आप अपनी जो एब्स्ट्रैक्ट पोइट्रीज हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट बहुत सुंदर चित्र बनाते हैं, तो उन एब्स्ट्रैक्शंस को वर्ड्स में आपने कैसे अनुभव किया। प्रमोद जी किशनगंज के पास में एक कॉलेज में पढ़ाते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप जोगिंदा के आप एक बड़ी लेगेसी को साथ लेके गुलाम मोहम्मद शेख साहब के साथ में आपने काम किया है, उनके आप स्टूडेंट रहे हैं। तो प्रमोद जी का जो एक विजुअल एक्सपीरियंस है वो पोएटिक एक्सपीरियंस में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हुए हम उसको जानना चाहिए। धन्यवाद। इस मंच का मैं आभार प्रकट करता हूँ। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे कविता एक मन के अंतर्द्वंद का शब्दों में विस्तार है। कविता यूं ही नहीं आती है। व्यक्ति जब भी अपने विचारों के अंदर जब घिस जाता है तो वो उसे शब्दों में उतारना चाहता है, उतारता भी है। या कहें कि मन के अंतर्द्वंद का वो एक नया स्वरूप क्रिएट करता है, वो अपनी भाषा तैयार करता है और उसे लोगों के सामने लाता है। एक जैसे कहते हैं कि पोइट्री गिव्स मी लाइफ, और इसमें ये भी कहा जाता है कि लाइफ गिव मी लाइफ टू राइट पोइट्री एंड पोइट्री गिव्स मी लाइफ टू लीव। कविता मुझे जीवन मुझे कविता लिखने के लिए प्रेरित बाधित करती है और इस प्रकार मुझे जो संभावनाएं होती है कि हम उसके अंदर जीने लगते हैं। क्योंकि मेरी यात्रा जो है चित्रकार के रूप में, एक म्यूरलिस्ट के रूप में, एक स्टेन ग्लास आर्टिस्ट के रूप में, कार्य अपनी जगह होती है और शब्द अपनी जगह होते हैं। शब्द जब अंदर एक चुपचाप बैठ जाते हैं तो कलाकार रंगों से अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं। रंगों की भाषा उचित के रूप में आता है। मैं कविता बोल देता हूँ। मैं कविता पे ही कविता कह रहा हूँ। ये प्रश्न है मेरा। खरोच कर पन्नों पे उन लकीरों से गुजरता हूँ नित्य अपनी परिभाषा लिए। खरोच कर पन्नों पे उन लकीरों से गुजरता हूँ नित्य अपनी परिभाषा लिए। फिर भी रह जाते कुछ अंतर मन में ऐसे द्वंद जो कभी पूर्ण नहीं होते। क्या कविता का जन्म यूं ही हुआ करती है या फिर वह एक क्रांति के गर्भ से उठती है, या है वह फिर शून्य से शून्य के बीच एक ठोस बेहद शक्तिशाली
कई आड़ी तिरछी रेखाओं से बनी कई स्वरूपों को समाहित किए हुए एक यायावर। एक दूसरी कविता सुना रहा हूं। अगर पेड़ों के पैर होते तो खुद ब खुद चले आते और टोंटी से मुंह लगाकर पी लेते अपने हिस्से का पानी। अगर पेड़ों के पैर होते तो खुद ब खुद चले आते और टोंटी से मुंह लगाकर पी लेते अपने हिस्से का पानी। फिर घंटों मोहल्ले के चक्कर लगा छांव बेचते, फिर घंटों मोहल्ले के चक्कर लगा छांव बेचते, मगर यह मुमकिन नहीं, इसीलिए हमें नापना होता है आंगन में, गार्डन में, खेतों में, खलिहानों में, रास्तों में, पगडंडियों पर उनके हिस्से का सफर। अगर पेड़ों के पैर होते तो खुद ब खुद चले आते और टोंटी से मुंह लगाकर पी लेते अपने हिस्से का पानी। फिर घंटों मोहल्ले के चक्कर लगा छांव बेचते, मगर यह मुमकिन नहीं, इसलिए हमें नापना होता है आंगन में, गार्डन में, खेतों में, खलिहानों में, रास्तों में, पगडंडियों पर उनके हिस्से का सफर। बहुत ही सुंदर प्रमोद जी, टूटी, खेत, खलिहान, पानी, प्यास, तो ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स कहीं ना कहीं हमारे भीतर मन के अंदर विजुअल्स को क्रिएट करते हैं, और कभी कभी विजुअल्स वो हमें शब्द मुहैया कराते हैं, शब्द वहां तक हमारे सामने आते हैं। विजुअल्स से शब्द बहुत गहरा इंटर रिलेशनशिप है, इंटर कनेक्टिविटी है इन दोनों के बीच में। तो कभी इन लोगों के पास में रंग कम पड़ते हैं तो ये शब्दों का दामन थामते हैं, कभी शब्द कम पड़ते हैं तो रंगों की संगति करते हैं। तो ये निरंतर जो ये शब्दों और रंगों का ताना बाना है, ये चलता रहता है। हिमांशु भाई कैमरे से उनको पकड़ रहे हैं, उससे तो सब लोग अपने अपने मीडियम से उसको ग्रैस्प करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी अनुभूति करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल जो कला है वो अनुभव का विषय है। ये कई बार आता है कि ये समझने का विषय नहीं है, ये अनुभूति का विषय है। तो ये इम्पोर्टेंट है। हमारे बीच में एक नई किस्म की एक नई किस्म की ध्वनि अब ये साउंड नहीं है साहब, ध्वनि ये साउंड नहीं है, क्योंकि हम एस्थेटिक्स के स्टूडेंट हैं। हम जो भी आर्ट की बात करते हैं तो एस्थेटिक्स कहीं ना कहीं जो सौंदर्य दर्शन है वो हमारे साथ होता है। हम बोलते ध्वनि, लेकिन ये ध्वनि नहीं, ये फिजिकल ध्वनि नहीं, इट्स अ सजेशन। ये सजेशन है। जब आप एस्थेटिक्स को पढ़ेंगे तो ध्वनि का अर्थ आपको सजेशन है, तो उस सजेस्टिव एलिमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारे साथ में कनिष्क हैं, आपका स्वागत है कनिष्क। थोड़ा सा लेट हो गए आप, कोई बात नहीं, हमारा ही बड़ा सहज कार्यक्रम। तो कनिष्क एक नई किस्म की पोएट्री की तलाश कर रहे थे, उन्होंने उसको डेवलप वो कर रहे हैं, नई किस्म की कविता। और आप ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी है हमारे जयपुर में, आप उसके प्रबंधक हैं, मतलब आप उसके वन ऑफ द डायरेक्टर हैं, और पोएट्री करते हैं, आप प्रोग्राम्स करते हैं, यूथ के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। तो इस प्रोग्राम के बहुत इंपॉर्टेंट सहयोगी हैं और सत्यजीत जी के हमारे आप सभी के मित्र माइक का इस परिचय के लिए धन्यवाद सर। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक काव्यात्मक रचना कुछ मेरी भी है, तो अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं उस कविता का जो उन्वान है वो है क्यों ना नशे की एक गोली ले लो। अच्छा, कविता नशे के बारे में नहीं है, ना नशा मुक्ति के बारे में है, कविता विचारों के बारे में, क्योंकि जैसे इतिहास बोध होता है वैसे काव्यात्मक बोध भी होता है। और कविता की जो अवधारणा है, काव्य जो रचे जाते हैं वो विचारों से रचे जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्यों ना नशे की गोली ले लो का जो उन्वान है वो विचारों के बारे में है। तो कविता कुछ यूं है, क्यों ना नशे की एक गोली ले लो जिससे समय सुरखाब के पर पकड़े, शाहीन की परवाज लिए समय एक क्षण के लिए अनंत तक खिंच जाए, एक क्षण जो पर्याप्त हो जाए, और उस लम्हे में मैं अनगिनत कविताएं लिखूं, हर कविता में अनंत ऋतुएं समा जाएं,
उस क्षण मैं बालक की किलकारी से लेकर बुढ़ापे के खर्राटे सुन लूं, साहस की ललकार से भय के चीत्कार तक कर जाऊं, मोहब्बत की चाशनी चख लूं और दहशत का अजाब सह। उस वक्त मैं गरीबी का ताज पहने लाल इंकलाबी परवाना हो जाऊं और ऊंची मीनारों अजीम इमारतों में बैठा हुक्मरां बन बौनी दुनिया पर हंस लूं। किवाड़ों और संगमरमर की बुतों के पीछे छुपा काठ का कठमुल्ला हो लूं और हर रंगीन मजहब का खुद रंगरेज बन जाऊं। कौन सुर्ख और कौन सब्जे हिलाल, कैसा हो अगर फिर मैं सारी दुनिया को झक सफेद या शाम सलेटी रंग दूं। कैसा हो अगर रंगरेज सभी को एक सा रंग दे और फिर निरा बावरा बन खुद दीवानी भीड़ के साथ रंगदार को ही खोजे। सच और झूठ के पार फिर मैं वहां जा पहुंचूं जहां कोई न पहुंचा हो, उस जगह जा पहुंचूं जहां ना मंजिल की चाह हो और ना कभी रास्ता खत्म हो पाए, जहां ना जख्मी आफताब पहुंच पाए और ना किसी का चांद ही टेढ़ा हो पाए। कौन सी प्रगति और कितने प्रयोग, क्यों ना नशे की एक गोली ही ले लूं। भाग नहीं रहा कहीं निराश होकर, मैं तो बस जाना चाहता हूं हर बस्ती और हर कूचे में, हर कोने और अहाते में, मगर रुकना नहीं चाहता। भीतर छिटकती इल्साई सी चांदनी की तरह बस रुकना नहीं चाहता। सुनहरे सिक्कों की खनखनाहट और भूखे पेट की बिलबिलाती आवाज देर तलक सुनना नहीं चाहता। जमे तख्तों पर बदलते चेहरे और खून से सनी गद्दी रुककर देखना नहीं चाहता। इंसानी जहालत का मजाक उड़ाते हंसी चेहरों और खुद मजाक बन चुके अमीरातों ने बुना है जो दुनियादारी का लिहाफ। नफरत करता हूं इनसे, नफरत करता हूं खुद से, तुमसे और उस दुनिया से जो रुक गई है। और इसलिए रोक कर समय को उस एक क्षण में सब कुछ हो जाना चाहता हूं। इतिहास हरण कर भविष्य को सौंप देना चाहता हूं और स्वर्ग भस्म कर दोजख की आग बुझा देना चाहता हूं। इतिहास हरण कर भविष्य को सौंप देना चाहता हूं और स्वर्ग भस्म कर दोजख की आग बुझा देना चाहता हूं। उस रुके पल में बस मैं रुकना नहीं चाहता। सोचा मैंने कि रफ्तार प्रकाश से, समय से ज्यादा किसकी है। कौन गहरा है ब्रह्मांड से, सभी सुने अनसुने आयामों से, परछाइयों से आगे भागते, विद्युत की आवाज चुराते और सृष्टि के नियम लांघते वो विचार ही तो है। हर क्रांति विचारों की है और हर आवाज उपजी उन्हीं की लहलहाती फसलों से है। बस उसी लम्हे की हसरत है जहां मुफलिसी गर किरदारों की हो तो भी ख्यालों की ना हो। जहन में बस यही एक ख्याल जिंदा रख, क्यों ना नशे की एक गोली ले लो, जिससे एक क्षण पर्याप्त हो जाए, जिससे एक पल में अनंत समा जाए और क्षण भर ही लंबे उस जीवंत क्षण में जीवन समाप्त हो जाए, जीवन समाप्त हो जाए। बहुत ही अद्भुत कविता गणेश, कैसे ये विचार आते हैं, देखिए कमाल। पोइट्री को बताते हैं कि सबसे कठिन आर्ट फॉर्म है, लगता ऐसा है कि सबसे सरल है। अगर आप इस कविता को ऐसा देखेंगे, विजुअली कैसे देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये दो लाइंस हैं ऐसे वर्टिकली, और ये सबसे सरल दुनिया का काम है, आप अपने आप को कवि कह सकते हैं। लेकिन जो कवियों ने और जो चिंतकों ने और जिन्होंने इसको प्रैक्टिस किया, उन्होंने पाया कि कविता जो है वो सबसे टफ काम है, सबसे टफ काम, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के बिना नहीं आता और ये एक्सपीरियंस को आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम में उतारना है। तो ये मिनिमम की कला है, बहुत ही आपको मैक्सिमम चीजों को, इतने सारे अनुभवों को कम में करना है, और जिसमें हमारी इस कंट्री की महारत है। हमारा जो देश है वो कवियों का देश है। अक्का महादेवी, लल्लेश्वरी, अल्लम प्रभु, आप देखिए वीर शैव जो कर्नाटक के पोइट्स हैं, आलवार, नायनार नीचे तमिल देश में, शंकर देव, चैतन्य महाराष्ट्र में, नामदेव, तुकाराम, और सबसे बड़े गुरु नानक साहब। एक बुक को, कविता को ईश्वर बनाते हैं। आप जब गुरुद्वारा में जाते हैं, अरदास करते हैं, तो आप किसके सामने झुकते हैं? वहां कोई मूर्त नहीं है, वहां पे क्या है जी, किताब पढ़ी है जिसको गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं, उसके अंदर क्या है? कविताएं हैं, संतों की वाणियां। तो ये वो देश है, ये वो मुल्क है जिसने कविता को, अक्षर को ईश्वर में तब्दील कर दिया, ईश्वर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ये जो पोएट्स थे, ये आपके और हमारे जैसे लोग, ये कोई बड़े राजा नहीं थे, कोई मेहनत करता था, कोई जुलाहा था। कबीर, जब हम जग में पग धरिया, जग हसिया हम रोए,
कबीरा ऐसी कर चलो पाछे हंसी ना होए। ये पूरी जो जद्दोजहद चल रही है, चाहे कविता लिखने की, चाहे फोटोग्राफी करने की, चाहे फिल्म बनाने की, ये पाछे हंसी ना होए उसके लिए चल रही है। और ये हम सबके भीतर ये एक कंटिन्यूअस एक फ्लो है कि ये पाछे हंसी ना होए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके सिमिली, उसके मेटाफर्स, उसके मीनिंग्स, उसके सिमियोटिक्स, वो क्या है। तो मैं रवि जी से चाहूंगा कि रवि जी, आप फिल्म मेकर हैं और टेक्नोलॉजी के भी व्यक्ति हैं, आप कविता भी लिखते हैं, आप कैसा इसको अनुभव करते हैं? थैंक यू अमित जी। मुझे लगता है कि जब कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति कवि हैं, तो ये माना जाता है कि वो किसी भाषा में कविता करते हैं, दुनिया की किसी भी भाषा में कविता करते होंगे और फिर वो कवि कहलाए। लेकिन जब हम किसी भी कला को अप्रिसिएट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अरे ये तो पोएटिक हो गया। तो जो कविता है वो एक्चुअली सिर्फ भाषा में नहीं होती। कविता जो है, ताजमहल भी कविता हो सकती है, सत्यजीत रे की फिल्में कविता हो सकती हैं, हाँ? या फिर कोई चित्र, M.F. हुसैन साहब का चित्र कविता हो सकता है। जो कविता है वो एक्सप्रेशन है। अगर वो भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस होती है तो वो मतलब कविता कही जाती है, और अगर किसी दूसरे माध्यम से एक्सप्रेस होती है तो फिर एक ये स्ट्रगल होता है कि अगर वो फिल्म है तो क्या वो पोएटिक हुई, तो उसका जो क्लाइमेक्स है किसी भी कला का वो पोएटिक। और मुझे लगता है कि हमारे जैसे, आपके जैसे बहुत सारे चित्रकारों, कलाकारों, हम सारे लोगों का ये रोजमर्रा का स्ट्रगल है कि हमारा काम जो है पोएटिक हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जीवन पोएटिक हो। तो जो हम लोग जो भी कला कर रहे हैं, कला कर्म कर रहे हैं, तो हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो कविता करना नहीं है, वो कविता हो जाना है। तो कविता हो जाने का जो प्रोसेस है, जो यात्रा है, जो स्ट्रगल है, हमें लगता है हम उस यात्रा के यात्री हैं। थैंक यू। कनिष्क ने जो अभी बात कही थी, जो एक कविता सुनाई, तो मुझे एकदम से गोरखनाथ याद है। बात वो नीम की गोली की थी, तो लेकिन एक गोरखनाथ का बड़ा कॉन्टेक्स्ट याद आया। ही वाज आल्सो ग्रेट पोएट, रिवॉल्यूशनरी। वो कहते हैं कि मरो रे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। ये देश मीठे मरने की बात है। मरो रे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरणी मरो जिस मरणी मरया गोरख डीठा। ये गोरखवाणी का एक शब्द है। शब्द हमारा सरदर शांडा, रहणी हमारी साची, लेखा लेखी न कागद बाची, सौ पत्री हम चाची। तो ये हमारे जो संतों ने जिस तरह से कविता को पाया, उसी का ही कनिष्क उसको आगे ले जा रहे हैं। कनिष्क में उस प्रोसेस को जानना चाहूंगा। देखो, प्रोडक्ट तो सब होता है, राम सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन राम राम कैसे बनते हैं ये मानस नहीं पता। उसके लिए आपको योग वशिष्ठ को पढ़ना पड़ेगा। उसमें राम ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, राम फिलोसॉफी डिस्कोर्स भी कर रहे हैं, राम एस्ट्रोनॉमी को भी जान रहे हैं, वो वेपन्स के बारे में भी करते हैं। ये तुलसीदास नहीं बता, ये योग वशिष्ठ आपको बताएगा। तो मैं आपके काव्य के प्रोसेस को थोड़ा सा, सर की कही बात में कुछ एडिशन करना चाह रहा था। सर ने कहा कि सिनेमा काव्यात्मक हो सकता है, आर्ट, विजुअल आर्ट काव्यात्मक हो सकता है, और अंत में उन्होंने कहा हमारा जीवन कविता हो जाए, हमारे जीवन में काव्यात्मकता आ जाए। तो सच बात तो ये है कि जो खेल हम रोज देखते हैं उसमें भी काव्यात्मकता और लावण्य है। लय, ताल, रस, ये तीन चीजें अगर कहीं भी हैं पूर्वर विचारों के साथ, तो उसमें वो काव्यात्मकता और लावण्य आप ढूंढ सकते हैं। अभी एक टेस्ट सीरीज चल रही है भारत और इंग्लैंड की, और उसमें विश्व विख्यात स्विंग गेंदबाज एंडरसन गेंदबाजी कर रहे हैं। एंडरसन की गेंदबाजी को भी अगर हम देखें तो उसमें भी एक काव्यात्मकता है। और हम अक्सर ये बात करते हैं, जो क्रिकेट कॉलमिस्ट हैं वो अक्सर ये कहते हैं
such poetic writing, because there is a rhythm in it, because there is a method to it, and because there is an expression to it. If there is a rhythm, method, and expression to anything, we can see poetry in it, we can see poem in it. तो जिस प्रोसेस के लिए सर ने अभी पूछा कि वो प्रोसेस क्या है, वो मेथड क्या है, सच बात तो यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस एक्सप्रेशन को, इस रिदम को, इस रस को और इस ताल को अगर हमने पहचान लिया, ढूंढ लिया, और अगर हमारी खुद की, हमारे सर्कमस्टेंसेस से जनित ट्रेनिंग, अनुभव जनित और अनुभव जनित ट्रेनिंग ऐसी है कि हमारे पास कुछ विचार हैं, और उन विचारों के साथ अगर हम आसपास की जिंदगी में ही रस ताल देख पा रहे हैं, तो हम काव्य की रचना कर सकते हैं। अब वो जरूरी नहीं है वो छंदबद्ध काव्य हो, वो जरूरी नहीं है वो स्ट्रक्चर्ड काव्य हो, मगर काव्यात्मकता के लिए छंद और स्ट्रक्चर की ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं। और वही मैं मानता हूँ आज का एक टॉपिक ये भी है कि पारंपरिक काव्य बनाम रैप एवं स्पोकन वर्ड। तो पारंपरिक काव्य वो जो छंद में बनते हैं, और हम छंद के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जो विभिन्न रस हैं, उन रस में से किसी एक रस को प्रदर्शित करता हुआ और कुछ एस्पिरेशन के साथ गढ़ा हुआ काव्य, जिसमें समाज को लेकर कोई एस्पिरेशन हो, जिसमें समाज को किसी और ले जाने की इच्छा हो, वो काव्य पारंपरिक काव्य है। और रैप, जिसे हम आजकल सुनते हैं या कुछ लोग हमें से करते भी हैं, वो एक ऐसा काव्य है जो बहुत रियल है, जो कभी कभी समाज की विभत्सता और विद्रूपता को भी आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है, आपको एक आईना दिखाता है, जहां हम वर्ग संघर्ष, वर्ग विभेद, आपस में कभी कभी जो स्वार्थ जनित वर्ग समूह बन गए हैं, उनके संघर्ष को भी वो जो एक आर्ट फॉर्म है वो दिखलाता है। तो वहां छंद नहीं है, वहां स्ट्रक्चर नहीं है, और वहां शायद जिस मेथड और प्रोसेस की हम परिकल्पना करते हैं या जो हमारे दिमागों में अवधारणा है उस काव्य की, वो भी नहीं है, मगर इट रेजोनेट्स विद पीपल एट लार्ज, it has harmony with people at large, it has found traction with people at large, it has become the voice of those who couldn't find their voice. हम जब सिद्धों की बात कर रहे हैं, और सिद्ध जो बात, क्योंकि गोरखनाथ की बात की, नीमपा है, लुईपा है, और 84 सिद्ध ऐसा कहते हैं सिद्ध परंपरा में हुए, वो भी तब समाज की जो असलियत थी, समाज में जो हो रहा था उसकी बात कर रहे हैं। बीच में ऐसा काव्य रचा जाने लगा जो थोड़ा संस्कृत हो गया, मानव हिंदी आई, हमारा थोड़ा आकर्षण बढ़ा ऐसी भाषा के लिए जो बहुत परिष्कृत थी, और बीच में 30, 40, 50 साल, 60 साल ऐसे आए जब कुछ ऐसे लोग जो अपनी आवाज नहीं ढूंढ पा रहे थे, अपनी ध्वनि नहीं ढूंढ पा रहे थे, जिनके पास शब्द नहीं थे, उनके विचार भी खो गए, क्योंकि जब उनके पास शब्द और ध्वनि नहीं थी तो विचार कैसे आगे। और वेस्ट में इसकी शुरुआत हुई, जहां पे लोगों ने ये देखा कि नहीं, जो रोजमर्रा का संघर्ष है, जो आए दिन का संघर्ष है, रोजी और रोटी का संघर्ष है, रात को खाना खाने का संघर्ष है, अपने परिवार के लालन पालन का संघर्ष है, दूसरों को देखकर जो कुंठा पैदा हो गई है, जो हीन भावना पैदा हो गई है, उससे निकला जो संघर्ष है, उसको भी वॉइस मिले। और इस तरह से रैप का जन्म हुआ। आप लोग रैप भी करते हैं, स्पोकन वर्ड भी करते हैं, और मैं मानता हूं कि अभी हम साहित्य एट लार्ज, लिटरेचर एट लार्ज के एक ऐसे स्टेज पर है, ना सिर्फ हिंदी लिटरेचर में मगर ग्लोबल लिटरेचर में, जहां पे हर तरह के विचार को एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। इस पूरे प्लेटफॉर्म का एक डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, और मैं तो इसको वेलकम करता हूँ। मैं मानता हूँ कि स्पेस जितनी ओपन हो, इसमें जितना लोगों के पास फ्रीडम हो, जितना स्वातंत्र्य हो, उतनी अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, जो चाहते हैं कि एक बंधी हुई जगह रहे, ये छंदबद्ध रहे, ये स्ट्रक्चर से बाउंड रहे, और ये जो ओपन एंडेड स्ट्रक्चर काव्य को मिल गया है उसके बहुत डिट्रैक्टर्स भी। पर मैं मानता हूँ कि आवाज सबकी होनी चाहिए, और सभी की आवाज को मंच मिलना चाहिए, और जो मंच मिल रहा है आज सभी आवाजों को, दैट्स अ वेलकम स्टेप, एक अच्छा कदम है। यही कुछ मेरे विचार है। थैंक यू कनिष्क, आपने तो मतलब मजा आ गया, क्या कहें आप, मजा आ गया। ये इतना सुंदर, क्योंकि ये देखिए कनिष्क ने किस तरह से जो पूरी ज्ञान की परंपरा है उसको रस की परंपरा से हम तक पहुंचाया, और ये पूरे बिग फेस्ट का उद्देश्य यही है। कल दीपक जी और हमने बड़ी गहरी चर्चा की, महेंद्र जी ने सनातन की चर्चा हुई,
रामायण महाभारत की कॉन्टेक्स्ट की चर्चा हुई, बड़े बड़ी फिलोसॉफिकल कॉनोटेशंस की चर्चा हुई, लेकिन रसमय तो हम जो कहते हैं कि भाई रसो वयसः, तो ये वाकई में रसो वयसः की सभा है। तो रसो वयसः है क्यों जी आप तो जी जी तो वो इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये बड़ी सार्थक चर्चा की चलती रहेगी। कविता दरअसल एक स्पंदन है, तो ये स्पंदित होके हमारे साथ में हम इसको लेके जाएं, ये चलता रहेगा। और आप सब हमारे बीच में आए, आप सबका धन्यवाद। लेकिन अभी मंच नहीं छोड़ना है सर, मंच पे ही रहना है। मैं शाकिर साहब से अनुरोध करूंगा, पद्मश्री शाकिर अली साहब, आप प्लीज मंच पे पहले बता रहे एक बार, और बेटा वो कनिष्ठ जी का स्वागत करना है। बाकी के तो सब अपने हो गए, हम तो लाइन सर लगे रहते हैं, हमारे लिए कनिष्ठ एक बार आइए शाकिर साहब। कनिष्ठ को देख के मतलब लगता है कि भाई अभी कुछ बहुत कुछ बचेगा, क्योंकि कनिष्ठ हमसे अभी आप प्रमोद जी आप बहुत ही सूक्ष्म और बहुत सेंसिटिव ये सारा रहा। सब आप लोगों को धन्यवाद है। ये कविताओं को सुनना और टॉलरेट करना सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कवि तो वो तो अपना तो बड़ा होती है कवि के अंदर, लेकिन ऐसे सुधिजन हो जाए तो कमाल।